अमृत काल चल रहा होगा किसी का, हमारे तो वही सिचुएशन है, उससे भी नीचे आ गई। लेकिन हमारा जो समाज है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। दोबारा से OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करेगी। हर घर नौकरी का नारा है, अगर वो पूरा नहीं होता तो उनको 21,000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं की बात लगा ले, आज तक हमारे समाज में महिलाओं को कहाँ बराबरी का दर्जा दिया जाता है। जब आदमी के लिए चौपाल बन सकती है तो हम महिलाओं के लिए चौपाल बनाएंगे। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो 100 गज के प्लाट तो देगी। उसके साथ ताऊ देवीलाल की योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी उनको मकान बनाने के लिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पानीपत शहरी विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री सरोज बाला जी हैं। मैं इनसे कुछ बातचीत करूंगा। मैम, आपका तो शिक्षा जगत में काफ़ी नाम भी रहा, लोग जानते हैं। क्या आप चुनाव लड़ने का ये एकाएक फैसला कैसे किया? मैं सरोज बाला गुर पानीपत शहरी विधानसभा से सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपील करूँगी कि जैसे मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ तो मुझे सिंबल जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है प्रत्याशी बनाया गया, जिनका चुनाव चिन्ह जो है हाथी है। मेरा जो है नंबर 4 पे है और सभी से अपील करूँगी कि नंबर 4 पे हाथी का बटन दबाएं और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन को जिताएं। क्या लग रहा है, आप जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, कितना लोगों का रिस्पांस है, चीज़ें क्या क्या सही हैं, क्या क्या गलत है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण का फैसला आया, क्या उसको लेकर कोई प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा है, लोगों में बहुत रोष है कि जो हमारा SC का जो रिजर्वेशन है उसको 2 ग्रुप में बांट दिया जाए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि 15% और 7.5% जो रिजर्वेशन है उसमें आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं शिक्षा विभाग से बिलोंग करती, तो उसका जो अगर देखा जाए डाटा उठा करके 15%, 17% नहीं हुआ पूरा। तो 22.5% में जब इनको मतलब वो नहीं दिया जा रहा हिस्सा, अपना फुलफिल नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट, तो क्या 5% को अलग करके उनको लाभ मिलेगा? तो इस बात से सभी मेरे समाज के लोग असंतुष्ट हैं। वही चाहते हैं डिवीज़न गलत है, हमें जो अलग अलग करने की साजिश की जा रही है, जो डिवाइड और रूल की जो है पॉलिसी भाई भाई को जो है इसी में लड़ाया जा रहा है। जो एजुकेटेड तबका है उन्हें पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, वो लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन आम आदमी को कह दिया कि ये जो फला जैसे जाटव कास्ट है या ये है, ये तो सब हिस्सा ले गए और तुम रह गए पीछे। क्या हुआ कि दोनों में नफरत पैदा होती जा रही है, जो कि हमारे समाज के हित की बात नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति है। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है मतलब आया है निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि इसे जो है बदला जाए समाज हित के लिए। मैम, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रही हैं और आपके सामने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, जो पूंजीपति पार्टियां कही जाती हैं, क्या आप उनके सामने अपनी पैठ बना पा रही हैं? जी, ऐसा है, पैसे से राजनीति अकेली नहीं चलती। किससे चलती है? वो वोट से चलती है। मैंने लगभग यहाँ पे 27-28 साल शिक्षा विभाग में काम किया। मैं प्रिंसिपल मॉडल संस्कृति स्कूल थी, स्टेट में ही नंबर नहीं, हमारा इंडिया में भी नंबर लेता था। DPS को फाइट करके बच्चे जो है फर्स्ट आते थे विदाउट एनी मतलब कोचिंग। बच्चे मतलब JEE में, MBBS नीट की परीक्षा में, IAS में जो है आए हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने उन बच्चों को देखा कि उनका इंटरेस्ट किस तरह से, और उनको इसी तरह से तैयार किया। मेरा स्टाफ का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा। बच्चों को जैसी सहूलियत चाहिए थी स्कूल में हमने वैसी ही दी, जिसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिलता है कि मैं जहाँ फील्ड में जाती हूँ मुझे लोग पहचानते हैं। मैं दिलों में बसती हूँ, घर घर में बसती हूँ। चाहे मदर, शिक्षक का तो मदर ही होती है, तो हम एक शिक्षक के रूप में हर घर में विद्यमान है। तो उसमें पैसा एक अहमियत नहीं रखता। अभी कल की ही बात है, मैं किसी कॉलोनी में थी और किसी ने मेरी फ़ोटो देखी,
तुरंत उसने मेरे को फ़ोन किया, मैडम ये रिक्शा वाला तो यहाँ खड़ा है। मैंने कहा क्यों खड़ा है, इसको तो घूमना चाहिए। मैडम मैं डांटता हूँ, अब ये कैसा खड़ा है कि मैडम के पैसे लेकर के प्रचार नहीं कर रहा। तो लोगों को पहुंचने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुद लोग मेरे से अप्रोच कर रहे हैं। मैंने शॉर्ट नोटिस पे ये डिसाइड किया कि मैं जो है शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ूं। तो आपने जो शिक्षा जगत में काम किया है उसका शायद फ़ायदा मिल रहा है राजनीतिक कैरियर में। लेकिन अगर बात किया जाए जिस तरह से, तो आप लोग जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जो अगर विधानसभा चुनाव जीत जाती हैं, अगर आपकी पार्टी सरकार बनाती है हरियाणा में, तो आप दर्शकों को बताइए क्या क्या उनके लिए आप लोग करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। मैंने जो अच्छा लोगों से जुड़ाव किया हुआ, और यही अपील है कि जैसे इनेलो और बसपा का जो एक संगठन मतलब गठबंधन जो हुआ है वो ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि उनकी जो घोषणाएं हैं वो जनहित की हैं, एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इनेलो और बसपा का गठबंधन अगर सरकार बनाती है हरियाणा में, तो आप लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए क्या क्या मतलब उपलब्धियां, क्या क्या उनको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगी? वही जो हमारी घोषणा में सबसे पहले बुजुर्गों का सम्मान है। ताऊ देवीलाल जी ने आज से 35 साल पहले 100 रुपये शुरू किए थे, उसको बढ़ा करके 7,500 रुपये करेंगे पहली कलम से। आज का युवा बेरोजगार है, उनके नौकरी नहीं मिल रही, तो उसके लिए पहले तो हर घर नौकरी का नारा है, अगर वो पूरा नहीं होता तो उनको 21,000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं की बात लगा ले, आज तक हमारे समाज में महिलाओं को कहाँ बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो उसमें जैसे हमारी किरण चौधरी की जो बेटी हैं श्रुति चौधरी, उनके बारे में हमारे जो एमपी हैं जेपी के नाम से, उन्होंने उनको क्या कहा। अभी 2 दिन पहले हमारी एमपी शैलजा है, उनके बारे में क्या कहा। तो हम महिलाओं के जो उत्थान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनका सिलेंडर फ्री हो, दूसरा 1100 रुपये नमक मिर्च के भी देंगे ताकि रसोई मेंटेन हो, तीसरा हमारी बहनों को बातें शेयर करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कोई स्थान नहीं है। जब आदमी के लिए चौपाल बन सकती है तो हम महिलाओं के लिए चौपाल बनाएंगे। अब गांव में देखो जो पॉलिसी है कि 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। प्लाट तो नाम के कागजों में तो दे दिए, ना आज तक उनकी रजिस्ट्री हुई, ना कब्जे हुई। अभी आपने पहले 1 महीना पहले ही न्यूज़ देखी हो कि बिफोर इलेक्शन कि हमने रजिस्ट्री भी करवा दी, हमने ये भी करवा दिया, लेकिन पहले कहाँ थे वो 10 साल तक। वो ठीक है, रजिस्ट्री भी करवा दी होगी, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो 100-100 गज के प्लाट तो देगी। उसके साथ ताऊ देवीलाल की योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी उनको मकान बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखा जाए तो जो सोशल जुल्म, अत्याचार, दलित वंचित शोषित समाज, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, आए दिन बेटियों के साथ जो हो रहा है, क्या उस पर भी प्रतिबंध लगाएगी अगर इनेलो और बसपा की सरकार आती है तो? ऐसा हमारा हरियाणा खुशहाल हरियाणा है, बिल्कुल अमन चैन से था, लेकिन अब बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, उन्हें तो पैसे तो चाहिए, तो वो गलत रास्ते पे जा सकते और जा रहे हैं। जो नंबर 1 पे था खुशहाल में, आज जो क्राइम में बढ़ता जा रहा है। आते ही सबसे पहले यहाँ पे अमन चैन स्थापित होगा और युवाओं के लिए जैसे रोज़गार मिलेगी या उनको साधन दिए जाएंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो दावा कर रही है कि उसकी अगर सरकार बनती है तो उनके ज़मीन दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी और तमाम ऐसे हैं जो वादे कर रही है जनता से। तो ऐसे जनता कैसे विश्वास करे? 50-60 पहले 60 मतलब साल तक उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया। जब ये पॉलिसी तब पूरी नहीं हुई तो क्या आज कर पाएंगे? इंटरेस्ट लेने की बात है। और हमारा जो गठबंधन इसी बात पे है कि गरीबी जो हमारे भाई हैं उनको उनके अधिकार दिलाए जाएं। तो इस बात को आप लोग स्पष्टीकरण कराएंगे, जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि जब 60 साल जब कांग्रेस की राज थी तो उन्होंने ये जो आज वादे कर रहे हैं पेंशन का, चाहे फ्लैट देने का, तमाम जो वादे कर रहे हैं धरातल पर आए के, या ये चुनावी जुमला है? बिल्कुल चुनावी जुमला है। जो 60-70 साल तक पूरा नहीं कर सके या 10 साल में बीजेपी नहीं कर सकी तो क्या आगे वो पूरा करेंगे? अभी कल ही मैं न्यूज़ देख रही थी कि हम जो ओपीएस स्कीम लागू करेंगे, कांग्रेस ने बंद करी, अब दोबारा वायदा कर रही है। लेकिन हमारे गठबंधन की सरकार एम्प्लॉय के हित की सोचती है और वो जो है उनके लिए
दोबारा से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करेगी। रही महिलाओं के सम्मान की बात, अभी शैलजा जी के बारे में क्या किया, एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक्शन होना चाहिए था तुरंत पार्टी के अगेंस्ट में। मैं तो ये कहूँगी जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के वो कहाँ सो रहे हैं, बीजेपी वाले कहाँ सो रहे हैं। एक हमारी मतलब सम्मानित महिला एमपी, उनके बारे में इतने शब्द किए जाते हैं मतलब जाति के, तो आम एक महिला उसका क्या होगा। अब मैं जैसे पानीपत में रहती, मतलोडा में केस हुआ, एक लेडी एक मार दी गई, 3 के साथ बलात्कार हुआ, आज का उसका क्या एक्शन हुआ, ये तो 5-6 महीने पहले की बात है। तो ये क्या सम्मान देंगे। तो बीएसपी और एनएलओ की सरकार बनती है तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा। जी बिल्कुल, अमन चैन होगा, सभी महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और ऐसा कोई शोषित पीड़ित है उसकी जो है अलग से मदद की जाएगी। मैम, अगर आपका एनएलओ और बीएसपी की सरकार बनती है तो शिक्षा जगत में क्या क्या आप लोग करेंगे? सबसे पहले तो नहीं है, हम पोर्टल बंद करवाएंगे। गठबंधन की जैसे सरकार आई, ये कहेंगे स्कूल में एडमिशन के लिए उनको फैमिली आईडी चाहिए, उनको आधार चाहिए, उनको ये चाहिए। ऐसे में बच्चा जो है एडमिशन नहीं ले पाता, उसे ड्रॉप आउट रेशो बढ़ती है। दूसरा, ये जो मॉडल स्कूल के नाम पे इन्होंने किया, 500 रुपये जो फीस रख दी गई है, ये भी बंद होनी चाहिए। जो टीचर को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि स्कूल में पढ़ाए, उनकी ड्यूटी जो है ना इधर उधर कम से कम लगाई जाए, जहाँ ज़रूरत हो लगाओ। साथ ही जो है मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि मिड डे मील दे दो, ये दे दो, तो बच्चे जो है मिड डे मील खा के ही वापस जा रहे हैं। और जो हाइजीनिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो मिड डे मील में प्रोवाइड नहीं की जा रही। एक अध्यापक की भी मजबूरी है, महंगाई तो ऊपर चढ़ गई, बजट उसका वहीं पे है, तो हाउ कैन ही मेंटेन, मतलब इसको कैसे बना सकता है। दूसरा, हमारे जो समाज है मैक्सिमम, मैं जैसे जाती हूँ, शुरू से ही जुड़ी हुई शिक्षा विभाग, मैं इंटीरियर में भी गई हूँ, मैं करनाल जैसे डीओ थी उस टाइम की बात है। वहाँ का जो एटीट्यूड देखा तो स्कूल लोग से मैं सेटिस्फाई नहीं थी। रिज़ल्ट उसका बॉटम से नंबर 2 पे था, मेवात के बाद नंबर 2 था करनाल। मैंने सोची तो बहुत ख़राब चीज़ें हैं, तो मैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेती, किसी भी स्कूल में खड़ी हो जाती, तो उनको लगा कि ये मैडम तो कहीं भी चेक कर सकती है। उससे जो है क्वालिटी में सुधार आया और उसका मतलब रिज़ल्ट क्या निकला कि मैं 5 साल तक माननीय सीएम ने मेरी ट्रांसफ़र करनाल से नहीं होने दी, जबकि सीएम सिटी था। आप डीयू की प्रोफेसर होने के बाद आपके भी साथ भेदभाव हुआ, जाति भेदभाव? और ये तो जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंटाइटल होना चाहिए। जब हमारी बारी आई, ये क्या है रोस्टर में, पहले जनरल, फिर बीसी, फिर एससी, ऐसे करते करते हमारे लोगों की तो तरक्की ही नहीं हो पाती। मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो जब डीओ की मेरी बारी आई तो वो पॉलिसी ही ख़त्म कर दी गई। मुझे डीओ का मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नहीं दिया, डीओ एलिमेंट्री लगी रही मैं, जबकि डायरेक्टर मुझे डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। लेकिन जो सिस्टम था कि डाइट प्रिंसिपल, डीडब्ल्यू, डीओ, देन डिप्टी डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हमेशा ही मतलब उनसे अच्छे, जनरल से फाइट में अच्छे हैं, हर एक हिसाब से मेरिट वाइज थे। लेकिन जब ये रोस्टर बना तो सबसे नीचे आ गए, सबसे नीचे आ जाते हैं। हमारी प्रमोशन टाइम पे नहीं होती। और दूसरा, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने ही प्रभावी है, कितने तो रिजर्वेशन में आ गई, कितना ही आप अच्छा इंटेलिजेंट करके, ये तो हमने रूबरू फेस किया। जब मैं बचपन में पढ़ती थी, मैं किसी कुएं पे जैसे पानी वो बच्चे पीने जा रहे थे, मैं भी चली गई, क्योंकि उस टाइम में मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज में आई, पहली लड़की थी जो इस तरह के उसमें जुड़ा हुआ। तो बोले कि की लड़की यहाँ कैसे आ गई, और ढूंढते फिर रहे थे मुझे, तो मुझे कोई बाई फेस जानता नहीं था। लेकिन जब मेरे फादर का नाम उन्होंने सुना कि तो फलां की लड़की, कामरेड साहब की लड़की है, चुप। तो हमने ऐसी चीज़ें फेस की हैं। ये तो मेरे घर का थोड़ा ठीक था, अदरवाइज तो बच्चे को पीट दे। राजस्थान में मटका छूने से बच्चे को मारा। लेकिन सरकार तो बार बार ये कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है, 75वां अमृतकाल है, किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। बात है ना, अमृतकाल चल रहा होगा किसी का, हमारे तो वही सिचुएशन है, उससे भी नीचे आ गई। क्योंकि स्कूलों में जो एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जानी थी वो बंद की जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन धीरे धीरे घटती जा रही है। तो क्या अमृतकाल, मैं तो नहीं समझती। शब्दों से कोई वो विकास नहीं हो रहा, मात्र शब्दों से ये लग रहा कि हाँ ये अमृतकाल है, ये है ये, लेकिन हमारा जो समाज है वो ऊपर से नीचे जा रहा है।
मैम आप एक प्रोफेसर हैं, आप कैसे इसको देखती हैं? जिस तरह से अगर देखा जाए जो शोषित वंचित समाज के साथ जो जातीय मतलब भेदभाव होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पब्लिक प्लेस में हो, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? सबसे पहले थोड़ा सा उनको इकोनॉमिकली उठाया जाए। अब हमें कितनी दिक्कत आ रही है, जो दूसरे लोग हैं उनके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इजी है। हमारे लोगों के पास ना तो मोबाइल है, अगर मोबाइल होगा तो उस पर एसएमएस का साधन नहीं है, एसएमएस व्हाट्सएप वो भेजना नहीं जानते। तो हमें कितना मतलब वो फील हो रहा हो कि हमारा समाज आज भी वही है, उसकी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। आज के समय की डिमांड है कि समय के साथ चलें, वो ऐसा नहीं कर पा रहे, वो हैंड टू माउथ है, अपनी रोजी रोटी में ही उलझे रहते हैं। अभी भी अपने वो रोटी में। जी। तो ये मैम थी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर होने के बाद भी हमारे साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ, हमारा प्रमोशन रोक दिया गया, रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया। तो सोचिए इस देश में वो जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, SC ST जो समाज से आते हैं, जो आज भी खेतों में दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनके साथ कैसा भेदभाव होता होगा। मैडम चुनाव लड़ रही हैं अभी पानीपत विधानसभा से, जो शहरी विधानसभा है। मेरा मुकाबला जो है जनरल के साथ है। मैम का मुकाबला जनरलों के साथ है। जिस तरह से क्या आप सोचते हैं कि SC ST OBC समाज के लोगों को आना चाहिए राजनीति में? क्योंकि अगर आपका सही में उत्थान हो सकता है तो कोई SC और ST समाज का होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये सरोज बालाजी थी, और जिस तरह से ये कह रही हैं कि अगर NLO और BSP की सरकार गठबंधन की बनती है तो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, और जो शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है SC ST OBC वालों के ऊपर बंद किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।